काला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान का पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी पढ़ना है। सेक्शन सी हमारा 27वें प्रश्न से शुरू होता है। पहला हमारा प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, दो उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर देखो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखने का कि वियोजन अभिक्रिया को कई बार हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं अथवा विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपको याद रखने का कि वियोजन अभिक्रिया अर्थात क्या और दो उदाहरण समीकरण सही समझाने हैं। तो आपको लिखने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आपको लिखने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि हम पदार्थ को तीन तरीके से ऊर्जा देते हैं। यहाँ पर हमने पदार्थ को गर्म किया है तो हमने उसको ऊष्मा दी है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो पहला हमारा ऊष्मीय वियोजन। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड इसको सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो ये अपने आप टूट जाता है, Ag और Cl2 बन जाता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए दो लगाने का। अब यहाँ पर देखो प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। तीसरा आता है कि पानी के अंदर, पानी में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमको बैलेंस करने के लिए दो लगाना है, यहाँ पर दो। तो यहाँ पर विद्युत के द्वारा वियोजन हो रहा है, इसलिए इसको विद्युतीय वियोजन कहते हैं। तो आपको याद रखने का कि बराबर की वियोजन किसे कहते हैं, वियोजन अर्थात क्या। तो आपको लिखने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनता है उत्पाद, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण समीकरण सही समझाओ, कोई भी दो आप लिख सकते हो। अच्छा, कई बार बोलेगा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो आपको याद रखने का तीन प्रकार है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। तीन प्रकार है। अगर ऊष्मा द्वारा वियोजन है तो ऊष्मीय वियोजन, बराबर। दूसरा है कि प्रकाश के द्वारा वियोजन हो तो प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा विद्युत के द्वारा वियोजन हो तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। 28वां प्रश्न है कि धातु की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। अलग अलग धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर उतरते क्रम में व्यवस्थित करो। तो यहाँ पर देखो धातु की सक्रियता का जो श्रेणी है उसको याद रखने का तरीका है काना का, मुगल, जंग, फिर से पीबी है क्यों, Hg, Ag, Au। तो ये धातु को हमने उसकी सक्रियता के आधार पर उतरते क्रम में लिखा। धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है और उस श्रेणी को हम धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये धातु की सक्रियता श्रेणी जो है उसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम और सबसे कम सक्रिय धातु है Au यानी सोना। तो Au यानी सोना सबसे कम सक्रिय धातु है। तो धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु की सक्रियता श्रेणी में बराबर आपको बोले लिखने को तो इस तरह से आपको श्रेणी लिखनी है। और सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन, तो पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय धातु कौन, तो सोना। अगला हमारा प्रश्न है थर्मिट अभिक्रिया, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा का प्रश्न है कि थर्मिट अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखो थर्मिट अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आपको लिखने का कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक में से उसका विस्थापन करती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको लिखने का कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक में से
उसका विस्थापन करती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो धातु हमको मिलती है वो पिघलित अवस्था में मिलती है, और इसलिए इसको हम थर्मिक प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम थर्मिक प्रक्रिया कहते हैं। फिर आपको समीकरण लिख देना है, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना है और इधर 2 लगाना है। तो थर्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिखने का, अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु के यौगिक में मिलाने पर अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का विस्थापन करती है। इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और जो धातु मिलती है वो हमको पिघलित अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए हम इसे थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिक अभिक्रिया के 2 उपयोग है। नंबर 1, रेलवे की पटरी में रही दरारों को जोड़ने के लिए, यंत्रों के पुर्जों में रही दरारों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? तो थर्मिक प्रक्रिया का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लड़ो और भागो के नाम से कौन सा अंतःस्राव जाना जाता है? यानी आपको याद रखने का कि दौड़ना और भागना के नाम से, दौड़ना और भागना के नाम से कौन सा अंतःस्राव जाना जाता है? तो आपको लिखने का एड्रीनालिन। एड्रीनालिन। आपको याद रखने का कि दौड़ना और भागना के नाम से कौन सा अंतःस्राव जाना जाता है? तो लिखने का एड्रीनालिन। और ये एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव बराबर कौन उत्पन्न करता है? अधिविकीय ग्रंथि। अधिविकीय ग्रंथि उत्पन्न करती है, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो विक्र के अग्रभाग में आई होती है। तो ये अधिविकीय ग्रंथि एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव को सीधे रुधिर में डाल देती है। सीधे रुधिर में डाल देती है, और ये अंतःस्राव लक्ष्य अंग और विशिष्ट अंगों पर कार्य करता है। विशिष्ट अंगों पर कार्य करता है। तो आपको पहला लिखने का कि लड़ना और भागना के नाम से कौन सा अंतःस्राव जाना जाता है? तो आपको लिखने का एड्रीनालिन। ये एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव अधिविकीय ग्रंथि उत्पन्न करती है, जो विक्र के अग्रभाग में आई होती है। और ये अधिविकीय ग्रंथि एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव को सीधे रुधिर में डाल देती है, और ये अंतःस्राव लक्ष्य अंग और विशिष्ट अंगों पर कार्य करता है। ये क्या करता है कि आपत्ति के समय जो हमारा रुधिर का वहन है हृदय से पेशी कोशिका की तरफ कर देता है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया, श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र बन जाती है, जिससे हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इसको आपत्ति के समय की ग्रंथि कहते हैं, कि आपत्ति के समय की ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको लिखने का, जब हमारे शरीर पर आपत्ति आती है तो ये अधिविकीय ग्रंथि एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव को सीधे रुधिर में डाल देती है, और ये लक्ष्य अंग और विशिष्ट अंगों पर कार्य करता है। ये आपत्ति के समय हृदय की जो रुधिर का वहन है वो हृदय से पेशी कोशिका की तरफ कर देता है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ती है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है, और हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन। अब देखो, सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन पूछा है। सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में आपको लिखने का, सपुष्पी वनस्पति उसे कहते हैं जिसके अंदर पुष्प उत्पन्न होता है। जिसके अंदर पुष्प उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सपुष्पी वनस्पति। सपुष्पी वनस्पति का प्रजनन अंग यानी जनन अंग जो है वो पुष्प है। अब सपुष्पी वनस्पति के जनन भाग है 2, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है। अब क्या होता है कि पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है। पुंकेसर में क्या होता है, एक तंतु होता है और दूसरा होता है परागकोश। तंतु और दूसरा होता है परागकोश। तो तंतु और दूसरा होता है परागकोश। तंतु और दूसरा होता है परागकोश। और जबकि स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा जनन भाग है। स्त्री केसर के 3 भाग है। जो नीचे का भाग है वो फूला हुआ होता है
जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, और बीच का भाग जो नली वाला होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और उसके आगे का भाग जो है उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं। अब क्या होता है कि जब क्या होता है परागण की क्रिया, यानी कि ये परागकोश क्या बनाता है, परागकण। तो परागकोश परागकण बनाता है, और ये परागकण परागण के द्वारा परागण फिर हो चाहे स्व हो चाहे पर, परागण के द्वारा ये परागकण वर्तिकाग्र पर आता है, और वर्तिकाग्र पर आने के बाद एक नली जैसी रचना बनाता है जिसको पराग नलिका कहते हैं। और ये पराग नलिका बीजांड तक वृद्धि करती है। अब ये जो परागकण है ये नर युग्मक उत्पन्न करता है, और ये नर युग्मक इस पराग नलिका के द्वारा बीजांड में रहे मादा युग्मक के साथ फलन करता है, जिससे फलितांड बनता है। क्या बनता है, फलितांड यानी युग्मनज बनता है। और बाद में ये जो हमारा बीजांड है ये बीजांड बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है, और फिर बीज को हम जमीन में बोते हैं और उसमें से नया पौधा विकसित होता है। इस प्रकार से सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन होता है। तो आपको लिखने का कि स्वपरागण या पर परागण के द्वारा जो परागकोश परागकण बनाता है वो परागकण इस वर्तिकाग्र पर आता है और एक नली बनाता है जिसको बोलते हैं पराग नलिका। अब क्या होता है कि वो बीजांड तक वृद्धि करती है। परागकण क्या उत्पन्न करता है, नर युग्मक। ये नर युग्मक इस पराग नलिका के द्वारा बीजांड में रहे मादा युग्मक से फलन करता है, और जिसके कारण युग्मनज बनता है। बाद में ये बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है, और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। बीज को हम जमीन में बोते हैं और उसमें से एक नया पौधा विकसित होता है, और इस प्रकार से सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, समजातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमारा है कि समजातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको लिखने का रचना उत्पत्ति की दृष्टि से समानता दर्शाने वाले परंतु भिन्न भिन्न कार्य करने वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं। रचना उत्पत्ति की दृष्टि से समानता दर्शाने वाले परंतु भिन्न भिन्न कार्य करने वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं। अब ये समजात अंग का उदाहरण आएगा, मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख, मेढक का और छिपकली का अग्र उपांग। अब आपको लिखने का इनकी रचना उत्पत्ति समान है परंतु कार्य अलग अलग करते हैं, इसलिए इनको समजात अंग कहते हैं। अच्छा, इनकी रचना उत्पत्ति समान है इसलिए हजारों वर्ष पहले इनके पूर्वज समान होने चाहिए। तो ये जैव विकास या उत्क्रांति का पुरावा देते हैं या दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। आपको लिखने का कि समजात अंग जो है उनमें रचना उत्पत्ति समान होती है, तो हजारों वर्ष पहले उनके पूर्वज भी समान होने चाहिए, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जैव विकास यानी ऊर्ध्व विकास का दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। अब कह रहा है कि कृत्रिम पसंदगी के द्वारा किसानों ने जंगली गोभी में से विकसित की अलग अलग जातियों के बारे में बताना है। तो जंगली गोभी में से किसानों ने जंगली गोभी जो है आपको लिखने का आज से 2000 वर्ष पहले जो मनुष्य थे वो जंगली गोभी का उपयोग खाने में करते थे। बाद में किसानों ने जंगली गोभी में से कृत्रिम पसंदगी द्वारा साग भाजी की 4 नई जातियों को विकसित किया। सबसे पहले जंगली गोभी पर पुष्पों का विकास रोककर उन्होंने ब्रोकोली नामक साग भाजी की नई जाति को विकसित किया। फिर क्या किया कि उन्होंने जंगली गोभी पर वन्य पुष्पों का विकास करके फूल गोभी नामक
साग भाजी की नई जाति को विकसित किया। फिर जंगली गोभी के फूले हुए भाग को पसंद करके उन्होंने गांठ गोभी नामक साग भाजी की नई जाति को विकसित किया। फिर जंगली गोभी के चौड़े पत्तों का विकास करके केल नामक साग भाजी की नई जाति को विकसित किया। इस प्रकार से किसानों ने जंगली गोभी में से 4 साग भाजी की नई जातियों को विकसित किया। नंबर 1, पुष्पों का विकास रोककर ब्रोकोली, वन्य पुष्पों का विकास करके फूल गोभी, फूले हुए भाग को पसंद करके गांठ गोभी और चौड़े पत्तों का विकास करके केल नामक साग भाजी की नई जाति को विकसित किया। 32वां प्रश्न है हमारा। 32वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस के सामने, देखो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने, ये उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस के सामने ये F1 और ये 2F1, यहाँ पर F2 और 2F2। उत्तल लेंस के सामने F1 और 2F1 के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार और आकार आकृति बनाकर समझाना है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस के सामने हमको वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखना है। तो यहाँ पर हमने वस्तु रख दी AB। अब यहाँ से 2 किरण निकालेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशी केंद्र से। जो प्रकाशी केंद्र से जाती है वो सीधी जाती है और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो मुख्य फोकस में से जाती है। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटे वहाँ पे A', यहाँ पर लंब डाला B', तो प्रतिबिंब बनता है हमारा A' B'। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो लिखने का 2F2 के परे, 2F2 के परे यानी वक्रता केंद्र के परे। और फिर प्रकार आएगा वास्तविक और उल्टा, और आकार आएगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से हमारा आएगा बड़ा। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस के सामने जहाँ कहीं है वस्तु वहाँ रख देनी है वस्तु, और फिर A में से 2 किरण आपतित करनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशी केंद्र में से। मुख्य अक्ष के जो समांतर है उसका अपवर्तन होगा तो सामने वाले मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन जिसका प्रकाशी केंद्र में से जो आपतित हो रही है उसका अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है। और दोनों अपवर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को काटे वहाँ पर A' लिखने का, और फिर वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डालो तो हो जाएगा B' और हमको प्रतिबिंब का स्थान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा था, तो प्रतिबिंब जो बना वो 2F2 के परे बनता है और वो वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। इसके अथवा में एक सवाल पूछा है 15 सेमी केंद्र लंबाई वाले। अब देखो 15 सेमी केंद्र लंबाई है, तो 15 सेमी केंद्र लंबाई वाले उत्तल लेंस 15 सेमी केंद्र लंबाई वाले उत्तल दर्पण दिया भाई, उत्तल दर्पण 15 सेमी केंद्र लंबाई वाले उत्तल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी है 10 सेमी, वस्तु की दूरी है 10 सेमी, और कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्रकार बताना है। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकार बताइए। तो आपको सबसे पहले दिया है 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकार बताओ। तो हमको सबसे पहले उत्तल में हमारे को मालूम है कि खाली हमारा U माइनस होता है, बाकी सब प्लस। तो यहाँ पे माइनस और बाकी सब प्लस। अब दूसरा जो है वो हमारा सूत्र बता रहा है, दर्पण का सूत्र लगाना है 1/V + 1/U बराबर 1/F। यहाँ पर V निकालना है तो यहाँ पर हम U का पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1/F, F हमारा है 15 माइनस U हमारा 10 है, माइनस का 10 है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 और 10 का लसा 30, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 दिया 30, 3 एकम 3, 1/V बराबर 5/30, तो V बराबर 30/5, तो 5 6 30, V बराबर 6 सेमी, यानी प्रतिबिंब की दूरी आएगी 6 सेमी। अब यहाँ पर देख लो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में बिना देखे लिख देने का कि वो जो प्रतिबिंब है वो होता है आभासी और सीधा।
आभासी और सीधा बनता है। तो आभासी और क्या बनेगा, सीधा। तो इस प्रकार से अगला हमारा 33वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार का जोड़ान होता है और उससे लाभ। तो लिखने का, घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्व यानी समांतर जोड़ान होता है, कारण कि उसमें विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। उसके अंदर विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। तो विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सा जोड़ान किया जाता है, तो पार्श्व यानी समांतर। अब इससे क्या लाभ है, तो इसमें विद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, समान। दूसरी बात क्या होता है कि ऊर्जा का व्यय कम होता है, ऊर्जा का व्यय कम होता है। और तीसरा, कोई एक साधन बिगड़ जाए, कोई एक साधन अगर बिगड़ जाए तो बाकी के साधन चालू रहते हैं, बाकी के साधन चालू रहते हैं। इसलिए हम घर में पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में साधनों को जोड़ते हैं। और इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न है 34वां प्रश्न, सरकार की सब्सिडी का लाभ लेकर नवनीत भाई ने अपने ढाबे छत पर सोलर पैनल लगाया है। अब पहला प्रश्न पूछा है, सोलर पैनल में ऊर्जा का रूपांतर बताइए। तो सोलर पैनल में ऊर्जा का रूपांतर, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। अगला प्रश्न है, एक सोलर सेल से लगभग कितनी शक्ति उत्पन्न होती है, तो 0.7 वॉट, 0.7 वॉट। अगला कह रहा है कि सोलर पैनल की मर्यादा, सोलर पैनल बनाने के लिए 2 सोलर सेल को श्रेणी में जोड़ना पड़ता है और जोड़ने के लिए चांदी का उपयोग करते हैं और चांदी महंगी है, इसलिए सोलर पैनल का उत्पादन महंगा है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।